बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में तलब किया गया। पहली 2 मरतबा जब उनको बुलाया गया तो वो नहीं गए, लेकिन आज तीसरी मरतबा वो पेश हो गए। उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए और उसके बाद उनको वापस जाने की इजाज़त मिल गई और अब 2 जून को उनको दोबारा बुलाया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब कहते हैं कि नैब जो है वो ईद के बाद टार्जन बनने वाली है और उनको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के सितारे गर्दिश में हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के सितारे शेख रशीद साहब को गर्दिश में क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या ईद के बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे और क्या ईद के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ सकेंगे? ये 2 सवाल बड़े अहम हैं। और एक और भी बहस हो रही है। हमारे एक मोहतरम कोलीग हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने पिछले दिनों जंग में शहबाज शरीफ साहब के साथ एक गुफ्तगू के हवाले से कॉलम लिखा, जिसको कुछ लोग इंटरव्यू भी कह रहे हैं, और उससे भी एक बहस शुरू हुई है। तो उस इंटरव्यू के हवाले से भी कुछ सवालात हैं, उस पर भी बात करेंगे कि क्या ये दुरुस्त है कि इलेक्शन 2018 से पहले शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा की पेशकश की गई थी और कुछ सहाफ़ी थे जो पैगाम लेकर गए थे, वो कौन थे? तो हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब शहबाज गुल साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और आजकल हुकूमत की तर्जुमानी भी कर रहे हैं। जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर में मौजूद हैं हमारे साथ सुहेल वड़ाइच साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ मैं शहबाज गुल साहब। ये आपका एक ट्वीट है कि आप उसमें कह रहे हैं कि इलेक्शन में मुझे वज़ीर आज़म बनाने की डील हुई और फिर वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र पर पाकिस्तान आया शहबाज शरीफ। और आगे आप कहते हैं इक़्तिदार में आने के लिए खुफिया मुलाकातों पे शहबाज शरीफ वजाहत दे, अवाम को सच बताएं वरना सियासत छोड़ के घर बैठें, शायद हकान बासी। और फिर आप कहते हैं शहबाज तेरी परवाज से जलता है ज़माना। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो इनको इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ना मेरी इलेक्शन से पहले कोई डील हुई, ना को बाद में डील हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब देखिए, जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं वो एक बड़े माने हुए जर्नलिस्ट हैं और आपका जो ब्यूरो है या आपका जो जंग ग्रुप का सिस्टम है उसके लाहौर में हेड भी करते हैं। और सबको पता है कि लाहौर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पल्स है वो लाहौर में होती है और वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, या कराची से होती हैं या ज़्यादातर लाहौर में होती हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी हुकूमतें बनती देखी, गिरती देखी, बहुत सारी चीज़ों पर उनकी ऑब्जर्वेशन है। उनका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू से तज्ज़िये से आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी क्रेडिबिलिटी से तो इनकार नहीं कर सकते कि पुराने जर्नलिस्ट हैं। अब वो शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं और उसके बाद वो अपना एक कॉलम लिखते हैं जिसमें वो अपना तज्ज़िया भी पेश करते हैं और साथ उस मुलाकात के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो भी पेश करते हैं। अब जब तक कि उनको किसी एविडेंस के साथ उन फैक्ट्स को जुटलाया ना जाए, मेरे सामने कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं सुहेल वड़ाइच साहब को यकीन ना करूं, उनका माजी देखते हुए, उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी देखते हुए और उनका जो एक्सपीरियंस है वो देखते हुए। तो ये अब साबित करना है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो मेरी गुजारिश ये है अब शहबाज शरीफ साहब से कि ये एक बहुत ही गैर पार्लिमानी, गैर सियासी गुफ्तगू है। अगर उन्होंने किसी से की कि मेरी कैबिनेट ये होगी, मेरे मामला तय हो गए, इसको तो ना आप सपोर्ट करते ना मैं करता हूँ ना PMLN के कोई पॉलिटिकल लोग करेंगे। तो अगर ये अब क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया, या वो सुहेल वड़ाइच साहब को जुटलाएं, ये नहीं वो कह सकते मैंने इस पे बात नहीं, इस पे सुहेल वड़ाइच साहब से बात कर लेते हैं, बात है, कर लेते हैं उनसे बात कि आप क्या मिलजुल कर और ये गैर सियासी, गैर इखलाकी, बस ठीक है आपकी बात होगी ना, मतलब जो गैर पार्लिमानी तरीके उनके थ्रू वज़ीर आज़म बन रहे थे। मियां जवेद लतीफ़ साहब, ये जो गुफ्तगू के हवाले से लिखा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, उसमें वो लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब बताते हैं कि इलेक्शन से 1 माह कबल तक उनकी ताकतवर हलकों से मुलाकातों में कबीना के नाम तक फाइनल हो रहे थे। 2 नामवर सहाफ़ियों ने अगला वज़ीर आज़म बनाए जाने का पैगाम लेके आए। उनका ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स इमरान खान से भी होती होंगी, लेकिन इलेक्शन से 1 माह पहले तक यही लगता था कि अगला वज़ीर आज़म नून लीग से होगा। लेकिन आगे चल के उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने अपने भाई का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो मामला आगे नहीं चल सका। तो आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। लेकिन मैं सुहेल वड़ाइच साहब का सीनियर होना, उनका संजीदा होना, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उस पर तो कोई शक नहीं है। मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता, मुझे उनका एहतराम है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, उनके बारे में जो कॉलम लिखा गया उसके हवाले से 2 इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स को, उसमें उन्होंने काफ़ी वजाहत की। इसके बावजूद भी अगर आपको इत्मीनान के लिए हामिद मीर साहब को कोई
उनसे चाहिए बात करना तो वो आप डायरेक्ट उनसे कर सकते हैं, मगर जो उन्होंने कहा उसमें तो काफ़ी क्लैरिटी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इसके बावजूद मैं एक बतौर मेंबर के जमात के मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब टिकटों की तकसीम के हवाले से बोर्ड बना, उसमें ज़ाहिर है लीडरशिप के साथ हम 8-10 लोग थे, हमें तो कोई ऐसा दबाव नज़र नहीं आया। हमने इलेक्शन कैंपेन की, हमें तो उसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आई, हम वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे और उस पर हमें एक जो आवाम से रिस्पांस मिल रहा था वो भी एक ऐसा रिस्पांस था कि हमें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं थी। और अगर सहारा की बात हो भी तो हामिद मीर साहब वो सहारा तो किसी और को मिल चुका था, इसके बावजूद भी हम किसी और तरफ देखते तो हम फिर अहमद थे। आप ये देखें कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से जिन लोगों के घेर घार के वहाँ तक पहुँचाया गया और यही होता है, इशारे होते हैं, वो किसी और जानब थे, तो हम पागल थे कि इसके बावजूद। और दूसरा मैं ये असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ हामिद मीर साहब, गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत से पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वाकफ़ हैं कि वो किस तरह बात करते हैं या किस तरह उनका अपना एक अप्रोच सोच है। मगर लीडर कौन है? जमात का लीडर है नवाज शरीफ। जमात के लीडर नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ था है वो यही था कि वोट को इज़्ज़त दो। वजह ये थी कि हम ये समझते हैं और आज तक समझ रहे हैं कि हम समझते हैं कि अगर मुंतखब लोगों के हाथों में फैसला साजी होगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं थोड़ी सी ये गुजारिश, आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मगर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये पहली दफ़ा नवाज शरीफ ने स्ट्रगल नहीं की। ये 2017 में वड़ाई साहब किसी कॉलम में ये भी लिखा गया कि कोट किया उन्होंने शहबाज शरीफ को, मैंने कई बार ये कहा है कि मुझे अपने भाई के पेट में छुरा घोंप कर मिलने वाला इक़्तिदार किसी सूरत कबूल नहीं और मेरी इस कमिटमेंट का सबको इल्म है। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं वो, कि इसलिए मैं उसको सेकंड करता हूँ कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी 2 दफ़ा ये बात कही है, सेल वड़ाई साहब से भी कही, और वो कह चुके हैं कि जब इसहाक खान ने नवाज शरीफ की पहली असम्बली जब डिज़ोल्व की तो उस वक्त बकौल शहबाज शरीफ साहब के मुझे बुलाया गया। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरी दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरह बुलाया असम्बली डिज़ोल्व करने से पहले, और फिर दोनों मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा सज़ा भी नवाज शरीफ को हो गई है कि ये करप्ट था, ये गद्दार था, ये इंडियन नवाज है, ये सारी चीजें। आप ये कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन 2018 से पहले किसी किस्म की डील की कोई पेशकश नहीं हुई? मैं ये समझता हूं, नहीं, मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की जमात को इस तरह की डील की ऑफर इसलिए नहीं हो सकती कि नवाज शरीफ इस सोच के खिलाफ ही तो लड़ता आ रहा है 93, 99 में, और उसके बाद फिर आप ये देखें जिस तरह धरने हुए, फिर आप ये देखें कि अकामा निकला और पनामा निकला, अकामा पे सजा हो गई। और मैं ये नहीं कह रहा इनके वज़रा, इनके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर किस तरह चले गए? मैं अर्ज करता हूं, मैं ये अर्ज करता हूं कि मुझे ये बता दें, ये बार बार उस वक्त भी कहा जाता था जब सऊदी अरब गए थे, जब त्यारा हाईजैकिंग केस में उनको नवाज शरीफ को सजा हुई, तो क्या जेल की दीवारें फलांग के गए थे, किसी हाईजैकर को साथ लेकर गए थे या करके नहीं गए थे? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि एक कैदी ने किससे डील करनी होती है? आजाद बंदे से करता है या कैदी करता है? एक दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप बात कर रहे हैं वो डील के हवाले से उन्होंने खुद बात कर दी, मगर इसके हवाले से मैं ये जरूर अर्ज करता जाऊंगा कि हामिद मीर साहब, कल एक इज्तिमा में आप भी थे, कल एक सच बोलने पर जो पाबंदियां हैं जिनका सामना आपको है, आप वहां जो खताब फरमा रहे थे मैं वो सुन रहा था, मैं आपके कॉलम भी, मैं वारिस मीर से आपको पढ़ता आ रहा हूं। मैं समझता हूं कि जो कुर्बानियां एक खलील, वो क्या शकील मीर साहब के जो वालिद साहब मीर खलील रहमान, वारिस मीर, उसके बाद तलत हुसैन, आसमा शराजी, गोलियां लगी हामिद मीर को, आपको सच बोलने के लिए जितना दबाव है ये सबके सामने है। मगर इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि जब तक वोट को अपना इंतखाब नहीं करने दोगे, आपके मसाइल भी बढ़ेंगे, पाकिस्तानी कौम के मसाइल भी बढ़ेंगे। सुहेल वड़ाई साहब, इतनी लंबी तकरीर आपने सुन लिया मियां जुबैर लतीफ साहब की, हालांकि मैंने सिर्फ ये पूछा था कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। अब ये आपका एहतराम भी करते हैं, ये कहते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत है और उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जी जो आपने लिखा है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से
वो कह रहे हैं कि इनकी पार्टी की लीडरशिप को इलेक्शन से पहले किसी किस्म की डील की कोई पेशकश नहीं हुई। अब आप बताएं, आप क्या कहते हैं? इनकी पहले तो बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने ये बड़े अच्छे अल्फाज कहे हैं। इन्होंने भी, गिल साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहे हैं। बुनियादी बात है, मैंने तो ये बात ही नहीं की कि डील की कोई ऑफ़र थी। वो तो अगर आप फिक्रे पढ़ें तो उसमें तो ये साफ लिखा है कि भाई ये बात होती रही कि आप इक़्तिदार में आ रहे हैं तो आपकी कैबिनेट क्या होगी। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जो दोनों बड़ी पार्टियां होती हैं उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं और उन मुज़ाकरात में ये तय होता है कि अगर आप बरसर इक़्तिदार आए तो क्या पॉलिसियाँ होंगी। तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, हैरान कुन बात ये थी, असल में लोगों को हैरानगी शायद इस बात पे हुई है कि शहबाज शरीफ साहब क्या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे या मिल रहे थे इलेक्शन से पहले। मेरा ख्याल है इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर सियासी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है, होना चाहिए, होता रहना चाहिए। वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी बात ये कि अचंभे की बात ये कि क्या कैबिनेट डिस्कस होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 88 में जब असलम बेग साहब से मुलाकात की तो आपको याद है कैबिनेट डिस्कस हुई, 2 वज़ीर जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के उसके अंदर आए। तो ये बातें तो माजी में होती रही हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। हाँ, मेरी मियाँ साहब से जो बात थी ये बाकायदा वाकई इंटरव्यू नहीं था, ये हमारी गुफ्तगू थी। कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड थी। जो ऑन द रिकॉर्ड थी उसमें से भी कुछ चीज़ें मैंने दी हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड थी वो मैंने नहीं दी। तो ये तो अब जर्नलिस्ट की चॉइस होती है कि वो कब अपना मटेरियल जो है वो यूज़ करता है। अच्छा, मैं एक तो आपसे बुनियादी बात यह है कि इट वाज ए जर्नलिस्टिक जी, आप अपनी पहले बात मुकम्मल कर लें। हाँ। और जी, इट वाज ए जर्नलिस्टिक स्कूप और मुझे पता था कि इससे किस तरह से कंट्रोवर्सी जनरेट होगी। मेरा ख्याल है मेरे कॉलम में कोई इतनी मुतनाज़िया बात नहीं है। लोगों ने जो उसकी इंटरप्रिटेशंस की हैं कि चोर दरवाजे से आने की बात या ये बात कि जी कोई पीछे डील हो रही थी, ये बातें तो मेरे कॉलम में है ही नहीं। मेरे कॉलम में तो ये है कि मुलाकात हुई और उसमें कैबिनेट की डिस्कशन हुई और इस तरह की मुलाकातें इमरान खान से भी हो रही थी। अब इससे आप जो मर्जी इंटरप्रेट कर लें वो जायज़ होगा, लेकिन वो मुझे एट्रीब्यूट ना करें। वो जो इंटरप्रेट करने वाला है वो खुद उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट ले। लेकिन सुहेल साहब, आपने ये भी तो लिखा है कि 2 नामवर सहाफ़ी उन्हें अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने का पैगाम लेके आए थे। उनका ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स इमरान खान से भी हुई होंगी। तो सहाफ़ी कैसे पैगाम ला सकते हैं वज़ारत उज़्मा का? मेरा ये ख्याल है कि वो सहाफ़ी भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में होंगे और इसलिए शायद उन्होंने मुनासिब समझा होगा कि वो शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दें। अच्छा, वैसे आपका क्या? मैं ये बात ऑफ द रिकॉर्ड थी इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसे आपने, चले आप नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब खुद ही किसी वक्त ये बता दें कि कुछ सहाफ़ी ऐसे भी थे जो उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आपका सियासी मुफाद इसी में है कि आप अपने भाई के साथ ही खड़े रहें और उसकी पीठ में खंजर ना घोंपें और दारा शिको और औरंगजेब आलमगीर वाली कहानी ना दोहराएं। लेकिन ज़रा ये बताएंगे आपके ये अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब जो है वो जब अब इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आए थे तो उनको पता था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मेरा ख्याल है वो इससे लापरवाह होके आए हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो उन पर दबाव भी था कि बिलावल साहब ओपनली ये कह रहे थे कि वो वापस आएँ। लीडर ऑफ द अपोजिशन का मुल्क के अंदर रहना ज़रूरी होता है क्योंकि पार्लियामेंट के इजलास बड़े बेजान जा रहे थे। दूसरा, वो जेन्युइनली भी ये समझते थे कि ऐसे मौके पे जबकि कोरोना है और ऐसे मौके पे कि जब फ़्लाइट्स बंद होने वाली हैं तो उनका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। तीसरी बात कि क्या वो आएंगे तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अपोजिशन का ये रिस्क तो रहता ही है। तो वो रिस्क तो उन्हें हर सूरत में, अगर उन्होंने सियासत करनी है तो इस रिस्क के साथ ही उन्हें सियासत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब ये बताएं कि शेख रशीद साहब को इतना यकीन क्यों है कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने वाली है, यानी कि ईद के बाद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले हैं? अच्छा, मैं इस पर जवाब देता हूँ। पहले जो दूसरी 2-3 बातें मियाँ साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग की।
एक तो इन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब की उनकी तबीयत का तो सबको पता ही है, जैसे वो बात करते हैं। आगे इन्होंने कोई बात नहीं की। असल लीडर जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं और असल बयानिया है कि वोट को इज्जत दो। तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे ही बात कर देते हैं, मतलब उनकी बात छोड़ें, असल लीडर होते तो एक तो यही बता सकेंगे। मुझे तो यही समझ आई है कि असल लीडर नवाज शरीफ है। हाँ, असल लीडर। इसमें आपको क्या एतराज है? इसमें एतराज मुझे ये कि इन्होंने कहा कि उनकी तबीयत का सहाफ़ियों को पता है, वो कैसे बात करते हैं। अच्छा। तो इस बात में से तो ये लगता है कि वो ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी, इन्होंने कहा कि इस टाइम सहाफ़त पे पाबंदियां हैं और वोट को इज्जत दो होगी तो सहाफ़त आज़ाद होगी। यही जंग जियो ग्रुप जो है वो बंद कर दिया गया था जब वोट को 2/3 मेजोरिटी मिली थी। तो वोट को इज्जत का मसला नहीं है, ये माइंडसेट का मसला होता है। और नहीं, ये नवंबर 2017 में भी सिर्फ जियो नहीं, सारे चैनल बंद हो गए थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अजी नवंबर 2017, तो वोट को इज्जत का इसमें मसला कोई नहीं। ये इस टाइम तो मामला कुछ और है कि नोट को इज्जत दो, वो वाला मसला था। तो इसलिए शायद मामला ये है कि आप मुस्लिम लीग नून के नक्शे कदम पे चलते हुए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इंशाल्लाह देखेंगे। अगर देखिए, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, हो सकता है हमारे यहाँ भी कोई ऐसा बंदा हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लियर हैं, हम बहुत क्लियर हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ ऐसा कुछ नहीं होगा और ना हम होने देंगे। कोई इदारा बंद नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरी बात इन्होंने कहा कि जेल तोड़ के थोड़ी गए थे। भाई, जेल तोड़ते हैं भगत सिंह जैसे लोग। जेल तोड़ना कोई आसान काम तो नहीं होता। भगत सिंह ने जेल नहीं तोड़ी, भगत सिंह तो फांसी लग गया, लेकिन डील तो नहीं की ना, डील हो सकती थी उसकी भी। या जेल तोड़ते हैं आप या फांसी लेते हैं। जो बाहर निकलता है बंदा वो ये नहीं कह सकता डील करके कि मैं को बहादुरी। जुल्फकार भुट्टो थे, उन्होंने फांसी लगना पसंद किया। दूसरे लोग थे, उन्होंने फांसी लगना पसंद किया या फिर जेल तोड़ी अगर कोई मामला ऐसा बन सका तो जेल तोड़ना, हाईजैक करना, ये नॉर्मली थोड़े से ब्रेव काम है। मैं इनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सियासी कैदी। मुझे एक बात बताएं, एक बड़ा सिंपल सवाल है कि अगर इमरान खान साहब चाहते तो नवाज शरीफ साहब कभी भी लंदन नहीं जा सकते थे। वो लंदन चले गए ना जी। मैं आपसे तो बिल्कुल अब सारी जिम्मेदारी आप उन पे डाल रहे हैं, इमरान खान पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बता दूं मीर साहब, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। इसमें कोई शक ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया, लेकिन जो अदालती सिचुएशन चल रही थी, जो उनकी हेल्थ की सिचुएशन, प्योरली खुदा तरसी, प्योरली इंसानियत के दायरे में रहते हुए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, उसमें इंसानियत, उसने पहले भी इंसानियत की खिदमत की, अभी भी वो एक इंसान है और इंसानियत की सोचते हैं। जब मियाँ साहब की वो सामने, मैं हमेशा से ये ओपिनियन में था, आज भी हूँ, कि वो प्लेटलेट्स वाली सारी जो बात थी वो दुरुस्त नहीं थी। मैंने हमेशा टीवी पे भी ये कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, वो दुरुस्त नहीं थी। आप उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान थे। बिल्कुल मैं था, और मैं ये तो आपके जो पंजाब गवर्नमेंट के जो डॉक्टरों का बोर्ड था वो झूठ बोल रहा था। देखिए, झूठ डॉक्टर नहीं बोलता, झूठ बोलती है रिपोर्ट। डॉक्टर ने तो वही कहना। अब अगर मेरी रिपोर्ट में लिखा हो कि मेरे व्हाइट ब्लड सेल कम हो गए, तो डॉक्टर कोई मेरे माथे से देख के नहीं बता सकता। वो व्हाइट ब्लड सेल, उनकी जो रिपोर्ट्स में बातें थी वो उनकी फैक्चुअल बातों के साथ नहीं जाती। मसलन प्लेटलेट्स का जो लेवल था, उस पे आप ब्रश करने का और शेव करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उस लेवल पे अगर आपको जरा सा कट भी लग जाए तो आपका खून नहीं रुकेगा। नवाज शरीफ साहब तो रोज नाइसली शेव्ड होते थे, कोई डॉक्टर उन्हें ना शेव करने देगा ना टूथब्रश। वो जो मेडिकल बोर्ड था वो किसने बनाया था? नहीं, मेडिकल बोर्ड तो गवर्नमेंट का, लेकिन रिपोर्ट्स तो कहीं से आई, तो उस बहस में मैं नहीं जाता। उस बहस में मैं नहीं जाता। लेकिन असल बात ये कि जो गए ये कह के, उनसे भी तो पूछना है कितने महीने हो गए, आपका इलाज कहाँ है, आप वहाँ कहाँ घूम फिरे। आखिरी बात मैं एक दो चीजें सिर्फ क्लियर कर दूं। इन्होंने, मैं सुहेल वड़ाइच साहब की बहुत इज्जत करता हूं, मेरी बरादरी भी है इसलिए भी इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात उनकी से मैं डिसएग्री करता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात तो जरूर होती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, मैं तो पहले दिन से इस चीज का ओपिनियन हूं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपके मुल्क का जो नज़्म नस्क होता है उसमें हिस्सेदार होता है, उनका हिस्सा है, लेकिन उनका एक अपना आईनी हिस्सा है और उसमें वो अपना काम करते हैं। लेकिन उनको आप एलिनेट नहीं कर सकते उसमें से। वो अमेरिका हो, वो दुनिया में कहीं भी हो, उनकी राय होती है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी डिफेंस पॉलिसी हो, आपके अंदरूनी खतरात हो, उनका लेजिटिमेट राइट है और वो अपना हक रखते हैं और उनको वो हिस्सा देना भी चाहिए, इज्जत भी देनी चाहिए। लेकिन कैबिनेट डिस्कस नहीं होती इलेक्शन से पहले कभी भी। आप ये नहीं कहते मैं किसको वजीर बनाऊंगा अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। आप, मेरा उनसे डिसएग्रीमेंट है। आप बिल्कुल, आप अपना मंशूर डिस्कस कर सकते हैं कि मैं हेल्थ पे लगाऊंगा, मैं नेशनल सिक्योरिटी को ये करूंगा। कैबिनेट, अगर आप कैबिनेट डिस्कस कर रहे हैं तो दैट मींस कि फिर आप ले दे कर रहे हैं। तो अब एक्सप्लेन इन्होंने करना है, या वो नवाज शरीफ साहब या तो शहबाज शरीफ साहब कर लेते हैं ना, डिसोन करें कि वो इनके लीडर नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ है। अगर शहबाज शरीफ साहब भी इनके लीडर हैं, फिर एक्सप्लेन, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी का रिकॉर्ड पे है स्टेटमेंट। वो शायद हमने इशू नहीं बनाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने
जावेद साहब, ये अब मामला इसको अब खत्म कैसे होगा? अब शहबाज शरीफ साहब ने तो वजाहत तो कर दिया है, हम अगर चाहते हैं तो हम आपको उनकी वजाहत नहीं, उन्होंने कहा निजी मसला, बताई तो नहीं बात, उनको बात बतानी चाहिए, ये तरदीद तो कर दिया वैसे। मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब, अगर जान की अमान पाऊँ तो मुझे इतना वक्त ज़रूर दीजिएगा, मैं ताकि 2-3-4 चीज़ें इन्होंने नई खोल दी हैं, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दलील से अगर बात करेंगे तो इसमें है कुछ नहीं। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब भी दोबारा से दोहरा देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का अपना एक अंदाज़ है कि तमाम अदारों को मिल बैठ के इस भंवर से मुल्क को निकालना चाहिए, इसमें किसी को भी इख्तलाफ नहीं है, मगर उनका किसी चीज़ के लिए इंतहा तक जाना वो एक उनका अपना मजाज है। मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये बार बार कह रहे हैं कि जेल तोड़िए, वो सारा भगवत सिंह का हवाला देना, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि पुलिस वैन से जो मुलज़म छुड़वाए थे वो मैंने छुड़वाए थे या इमरान खान साहब ने छुड़वाए थे? मुझे ये को बताया कि पीटीवी पर हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की। तो वजीर दाखिला कौन था? निसार अली खान। तो क्यों नहीं उसने पकड़ा? मैं यही तो अर्ज़ करूँगा फिर। हाँ जी, फिर अर्ज़ करने दें ना मुझे। हाँ जी, करें जी। मैं अर्ज़ करता हूँ, पहली बात यह है कि पीटीवी पर हमला, आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला, आप ये मुझे बताएं कि रेड जोन में दाखिल होने देना, फ़ोन कॉल रिसीव करना, किस किस की फ़ोन कॉलें आ रही थी और कहाँ तक उनको लेकर आया जा रहा, कौन सहूलतकार बना हुआ था, ये सारी चीज़ें, और आज वो वज़ीर दाखिला कहाँ हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहूलतकार था? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल कहता हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब वापसी के लिए जीटी रोड का इंतखाब किया गया तो फिर जीटी रोड की मुखालफत किसने की थी? वो भी वजीर दाखिला ही थे। मगर मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि जीटी रोड की हमायत करने वाले आज कहां खड़े हैं और मुखालफत करने वाले आप सिर्फ वजीर दाखिला का नाम ले रहे हैं, नहीं कुछ जीटी रोड की मुखालफत करने वालों में शहबाज शरीफ भी शामिल थे। मैं अर्ज करता हूं ना, ऐसे के नहीं थे? बिल्कुल हमारे सहूलतकार थे कि नहीं, ये पूछ दें। एक मिनट, मेरी उनसे बात हो रही है। अब बिल्कुल थे, थे ना? बिल्कुल थे। तो वो भी फिर चौधरी निसार अली खान के साथ थे। आपने वजीर दाखिला की बात की है, ठीक है, मैंने वजीर दाखिला का जवाब दिया है, ठीक है। अब मैं आता हूं कि सिविल नाफरमानी का मैंने नहीं कहा, मैंने इसी नवाज शरीफ ने अपनी सजा काट ली, बेटी के साथ सजा काट ली, मगर हुंडी के जरिए पैसा भेजने का जिक्र नहीं किया, उसने अल कायदा को तरबियत देने का अमेरिका में बैठकर इकरार नहीं किया। ये है नवाज शरीफ। वो कहते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग लीक्स। अब आप आ जाए, एक और चीज है, नवाज शरीफ का ये कसूर है। नवाज शरीफ ने कहा कि खारजा पॉलिसी हमें तनहा कर रही है दुनिया से, हमें इसको रिव्यू करना होगा, उसको डॉन लीक्स कह दिया गया। और फिर आप ये देखें कि दुनिया के अदारों, यहां तक कि हमारा दोस्त मुल्क चीन जो है उसने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर हमने पाबंदियां लगाई। अगर घर बैठकर अगर बात करना जुर्म है और वो गद्दार कहलाता है, और एक आलमी कुव्वत के पास बैठकर अल कायदा का इजहार करना वो पाबंदी नहीं है, वो गद्दारी नहीं है। इसलिए मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वोट को इज्जत दो का हम बार बार क्यों जिक्र करते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर मुंतखब लोग होंगे अदारे मजबूत होंगे, अगर मुंतखब लोगों को आप इख्तियार देंगे तो वो दुनिया में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप मुंतखब लोगों को आगे चलने देंगे, पॉलिसी साजी में बाइख्तियार बनाएंगे, अगर नॉन इलेक्टेड लोगों को एक तनासब होता है, हमने भी नॉन इलेक्टेड लोगों को कैबिनेट में लिया मगर उसका तनासब खराब नहीं होने दिया। आज ये देखें कि नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो किस तादाद में हैं और इलेक्टेड लोगों की कितनी पॉलिसियां चल रही हैं। आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं ना, उनका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, ऐसे ही लगे हुए हैं। उनका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। ये तो फॉल नहीं करते उसमें। मैं उस देखे ना, ये भी सियासत के नए नए तरीके हैं। लेकिन मैं अर्ज कर दूं, हुकूमत के तर्जुमान भी हैं और नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। मैं आखिरी एक अगर मेरी अर्ज सुन ले तो, मैं एक पाकिस्तानी को, मुझे ना लिया जाए कि मैं मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूं, मैं एक पाकिस्तानी का दर्द रखते हुए एक बात कह रहा हूं कि विजन लीडर का होता है मगर वो अवाम की जो राय होती है, अक्सरियत की राय होती है, दोनों को साथ लेकर चलता है। आप ये देखें कि मोहतरमा फातिमा जना से आसमा जहांगीर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ हाईजैकर, अगर
इजहार राय की पाबंदी ना लगती, बोलने पर पाबंदी ना लगे, लिखने पर पाबंदी ना लगे, तो ये सारी चीजें, ये खराबियां नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। और सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो अब काफ़ी देर से आपकी बातें सुन रहे हैं। अब मैंने उनसे बात करनी है, एक बड़ा अहम सवाल है उनसे करना है एक वक्फे के बाद।